हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं टेस्ट नंबर 20 इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए देखते हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपको बता दें कि इसमें ज़्यादातर उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जो बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को बस देखिए, इससे रिलेटेड जो डाउट हैं वो तो ख़त्म हो ही जाएंगे। और एक प्रश्न में उससे रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटी है, मतलब जो कुछ भी हुआ है या उससे रिलेटेड और भी जो कुछ भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सबको शामिल किया गया है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा यही है कि कम पढ़ के जो है ज़्यादा स्कोर किया जाए। स्मार्ट तैयारी करिए, आप लोगों का एग्ज़ाम अवश्य रूप से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में किस स्थान से मानव जीवाश्म के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए हथनौरा, ऑप्शन बी लोहदा नाला, ऑप्शन सी आदमगढ़ या ऑप्शन डी मादा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हथनौरा नामक स्थान से मानव जीवाश्म के प्रथम साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। कहाँ पे? भारत में। देखिए, भारत में नर्मदा घाटी के हथनौरा में मानव जीवाश्म खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसे अरुण ढोलकिया ने प्राप्त किया था। यदि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ था, तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा हथनौरा, नर्मदा घाटी, और प्राप्तकर्ता अरुण ढोलकिया हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से हड्डी पर बनी मातृ देवी की मूर्ति वीनस की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? नेवासा, लोहदा नाला, चौपानी मांडू या फिर चिराग। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। लोहदा नाला से हड्डी पर बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए, बेलन घाटी के लोहदा नाला नामक स्थान से हड्डी पर बनी मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ये भी है कहाँ पे? बेलन घाटी, जो आपके इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित है। इलाहाबाद के प्रयागराज कहिए, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पशुपालन की शुरुआत सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? पशुपालन की शुरुआत सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। ए बी सी या फिर डी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल से होती है। और मानव द्वारा पाला जाने वाला पहला कुत्ता कौन था? तो मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। ठीक है, पालतू पशु, पालतू जानवर जो भी कहिए, ये गाय या फिर से अन्य जो मवेशियाँ होती हैं उनके पालने की शुरुआत जो है इसके बाद में हुई थी। मनुष्य ने यदि सर्वप्रथम किसी जानवर को पाला था तो वो था कुत्ता। ठीक है, देखिए पशुपालन की शुरुआत सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में हुआ और पहला पालतू पशु कुत्ता था। भारत में इस काल के पशुपालन के प्रथम साक्ष्य, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य जो है आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम ये याद रखिएगा कि सर्वप्रथम पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, और इसके जो साक्ष्य हैं वो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। और पालतू पहला जानवर जो था वो था कुत्ता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा था? नवपाषाण काल को क्रांति, रिवोल्यूशन का काल कहा था। निम्नलिखित में से किसने नवपाषाण काल को सर्वप्रथम रिवोल्यूशन का काल किया था? जॉन लुब्बाक, गार्डन चाइल्ड, हंटर महोदय, स्टुअर्ट पिगट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गार्डन चाइल्ड ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल को क्रांति या रिवोल्यूशन का काल कहा था। देखिए, गार्डन चाइल्ड द्वारा सर्वप्रथम नवपाषाण काल को क्रांति का काल या रिवोल्यूशन का काल कहा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थान से मालिकों के साथ कुत्तों के दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पिछले बहुत सी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे गए हैं। आप लोग ध्यान से जो है इसको देखिएगा। मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़, चिराद, खैराडी, बुर्जहोम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर है साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बुर्जहोम से मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और आपको एक बात बता दें, ये चिराद जो वर्तमान छपरा बिहार में स्थित है, यहाँ से पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं, यहाँ से जानवरों की हड्डियों, हिरन की सींग, इन सब से बने हथियारों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये हो सकता है पूछ ले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य, वो हो जाएगा बुर्जहोम। और एक बात और बता दें कि बुर्जहोम यहाँ के जो लोग थे वह गर्तावास में रहते थे, मतलब जमीन के अंदर घर बना करके उसके अंदर रहते थे। देखिए, बुर्जहोम से मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और यहाँ के लोग गर्तावास में निवास करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम हड़प्पा की टीलों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? जनरल कनिंघम, चार्ल्स मेंसन, जॉन सरमन या दयाराम साहनी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हड़प्पा के टीलों का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसन ने किया था। और एक बात बता दें कि जनरल कनिंघम जो है वह भारतीय आर्कियोलॉजिकल विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि भारतीय आर्कियोलॉजिकल विभाग के सर्वप्रथम पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो जनरल कनिंघम थे। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा हड़प्पा की टीले का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मेंसन ने किया था। देखिए, चार्ल्स मेंसन ने 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा की टीले का उल्लेख किया था, जबकि जनरल कनिंघम आर्कियोलॉजिकल विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में बटा था? कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में बटा था? लोथल, धौलावीरा, सुतका गेंडोर या सुरकोटड्डा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। धौलावीरा 3 भागों में बटा था, जबकि लोथल और धौलावीरा, आपको एक बात बता दें कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र शहर है जो 3 भागों में बटा। 3 भागों का मतलब है कि ये 3 टाउन थे। जैसे वैसे हड़प्पा में ज़्यादातर 2 टाउन मिलते हैं और इसके चारों तरफ दुर्गीकृत होते थे। ठीक है, और हाँ, धौलावीरा में ये अपर टाउन लोअर टाउन वैसे 2 होते थे, लेकिन धौलावीरा एकमात्र हड़प्पाई शहर है जहाँ पे 3 टाउन या 3 शहर मिले हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक बात और बता दें कि ये लोथल, सुतका गेंडोर और सुरकोटद्दा जो है यह हड़प्पाई शहर ऐसे हैं जो केवल एक भाग में बटे हैं, इनमें केवल एक ही टाउन मिला है। ठीक है, इनमें केवल एक ही टाउन है और धौलावीरा एकमात्र शहर है जिसमें 3 टाउन है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लेता है। और एक बात बता दें, धौलावीरा जो है यहाँ से वाटर टैंक जल संग्राहक कुंड की प्राप्ति भी धौलावीरा से हुई है। और अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा धौलावीरा को ही विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इससे जो है इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ जाती है। ठीक है, धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा अभी हाल ही में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र शहर है जो 3 भागों में बटा है और धौलावीरा से ही वाटर टैंक जल संग्रहण टंकी की प्राप्ति हुई है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। और दूसरा ये कि लोथल, सुतका गेंडोर और सुरकोटद्दा हड़प्पा सभ्यता के एकमात्र 3 ऐसे शहर हैं जो जिसमें एक ही शहर या एक ही टाउन मिला है। देखिए, धौलावीरा हड़प्पा का एकमात्र शहर है जो 3 भागों में बटा है, 3 भागों में बटा है और यहाँ से जल संग्रहण कुंड वाटर टैंक की प्राप्ति भी हुई है और इसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा अपने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, महदहा।
बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि प्राप्त हुई है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी लिपि या अभिलेख धौलावीरा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में लिखावट का तरीका वेस्ट्रोफेंड्रम था, जिसके तहत पहली पंक्ति दाहिने से बाएं और दूसरी पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, मतलब पहली पंक्ति जो है राइट टू लेफ्ट, पहली पंक्ति ऐसे ऐसे लिखी जाती थी, फिर उसके नीचे जो लिखी जाए लिखावट होती थी वो जो है इधर से होती थी। ठीक है, इस तरह से होता था, जिसको वेस्ट्रोफेंड्रम तकनीकी कहा था। और एक बात आपको ये बता दी, ये जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिखावट थी वो पिक्टोग्राफिक थी। पिक्टोग्राफी क्या, इसे भाव चित्रात्मक भी कहा जाता था। इसका तात्पर्य ये है कि लिखावट न होकर के प्रतीकों या इन सब के माध्यम से ही इशारा किया जाता था या समझाया जाता था कि वो वास्तव में लिखा क्या गया है। ठीक है, जैसे कुछ बना दिया जाता था, ऐसे कुछ निशान वगैरह बनाए जाते थे और उसके माध्यम से बताया जाता था कि क्या है ये और इसका मतलब क्या है। वो भाव चित्रात्मक पिक्टोग्राफी मतलब हाव भाव से बताया जाता था। और इसका जो सबसे बड़ी अभिलेख धौलावीरा से प्राप्त हुई है, जो वेस्ट्रोफेंड्रम तकनीक में लिखा गया है, जिसके तहत पहली पंक्ति जो है दाहिने से बाएं तरफ और उसके नीचे दूसरी पंक्ति जो है बाएं से दाहिने तरफ, इस तरह से लिखावट होता था। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ चुका है और बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आर्यों के मूल निवास से संबंधित कौन सा कथन गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव है। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया बताया था। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास डेन्यूब नदी बताया था। पेका महोदय ने आर्यों का मूल निवास जर्मनी बताया था। बताइए इसमें से एक गलत कौन है, ए बी सी या फिर डी। इसका जो गलत है या सही आंसर है वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने डेन्यूब नदी नहीं बताया था। दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्यों का मूल निवास जो है वह तिब्बत है। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास तिब्बत को बताया था। ठीक है, आर्यों का मूल निवास तिब्बत को बताया था। पेका महोदय ने जर्मनी बताया था। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया और बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव बताया था। देखिए, दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास तिब्बत बताया था, जबकि अन्य विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। द्वितीय मंडल, चतुर्थ मंडल, तृतीय मंडल, सप्तम मंडल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसके रचयिता कौन है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। देखिए, गायत्री मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी, तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव ने की थी और इसमें कृषि से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है। जबकि सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ने की थी और इसी में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है, जो दो कबीलों के मध्य हुआ था। आर्य और एक में था सुदास कबीला, सुदास या भरत कबीला। भरत कबीला था जिसका नेता कौन था, सुदास। ठीक है, सुदास एक तरफ था और एक तरफ चार आर्य चार अनार्य उन लोगों के बीच हुआ था। और यह परुसड़ी रावी नदी के तट पे हुआ था, जिसमें भरत कबीला की विजय हुई थी। और इसका वर्णन जो हमें मिलता है दशराग युद्ध का, वो 7वें मंडल में मिलता है, जिसकी रचना वशिष्ठ ने की थी। ठीक है, तो ये बात याद में रखिएगा कि तृतीय गायत्री मंत्र का उल्लेख तो तीसरे मंडल में किया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। चौथे मंडल में कृषि से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना वामदेव ने की थी। और 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसकी रचना वशिष्ठ ने की थी। और इसमें भी भरत कबीला विजयी हुआ था, जिसका नेता सुदास था
और यह युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? परुसड़ी या वर्तमान रावी नदी के तट पे ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतने ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैं लाने का प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा आप लोगों को कि अधिक से अधिक मैं प्रश्नों को हल करा पाऊँ, जिससे परीक्षा में आप लोग एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएँ, जिससे जल्दी से जल्दी जो है आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।